हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव ISPCS। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कलाम, आप लोगों को पता है कि इस टाइम आप लोगों का आंसर राइटिंग रिव्यू करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण, शानदार, ज़बरदस्त। तो काफ़ी बच्चों के आंसर भेजे हैं, बहुत सारे बच्चों के आंसर पेंडिंग है, तो आप समय से अपने आंसर भेज दिया करें ताकि आप लोगों के आंसर पेंडिंग ना रहे। ठीक है, चलिए तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इस NCERT बैच के बारे में है। ठीक है, अब इस NCERT बैच के बारे, जो हमारा CSET का बैच है, बहुत महत्वपूर्ण बैच है। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोगों को बहुत बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हमारे योगेश सर कंप्लीट बैच कवर कराने वाले हैं। क्या नया है इस बैच में थोड़ा सा मैं बता देता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए, थोड़ा सा आप इसके बारे में समझ पाए। अगर हम इस बैच की बात करें तो यहां पर देखिएगा, इसमें आपको कंप्लीट मैथ, रीजनिंग, कंप्रिहेंसिव 100 घंटे, 60 घंटे, 40 घंटे, 200 घंटे का पूरा कोर्स है। इसके अलावा सिलेबस कवरेज, सिस्टमेटिक तरीके से PYQ एनालिसिस, सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। और इसकी जो फी है वो कितनी है? मात्र इसकी फी 1999। इसका मतलब 5000 नहीं है, केवल 1999 रुपए पे करने हैं। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है पहले 50 बच्चों के लिए, और 1 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा। तो जो भी बच्चे चाहते हैं एकदम अपने CSET को मजबूत करना, उनके पास इससे अच्छा मौका नहीं होगा। चलिए तो अब हम अपने आंसर राइटिंग की तरफ चलते हैं। ओके, ठीक है, तो देख लेते हैं। वही सबसे पहला जो आंसर है वो है हमारा कौन है भाई? गीता विश्वास का। ठीक है, तो अब इनको भी हम देख लेते हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई सभी बच्चे। शक्ति का पृथक्करण का तात्पर्य किसी देश की शक्तियों का समान बंटवारा, जैसे कि भारत में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का समान बंटवारा है। लोकतंत्र में काफी महत्वपूर्ण स्तंभ है। ठीक है, शक्ति वास्तविक से अधिक काल्पनिक है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो कि विधायिका से संबंधित है। मणिपुर हिंसा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार शीघ्र कार्रवाई नहीं करती तो हम कदम उठाना पड़ेगा। विधायिका के पास सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा बढ़ाने का अधिकार है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्ति के माध्यम से दोषरूपी सांसद को निलंबित कर सकता है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति अपनी वीटो, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के वेतन भत्ते, अवकाश, पेंशन समय समय पर संसाधन निर्धारित करती है, सदस्यों द्वारा होता है। संसद के सदन द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को चुनने की प्रक्रिया तय करना। कार्यपालिका के सदस्यों का वेतन संचित निधि से प्राप्त होता है। शक्तियों का पृथक्करण अनुच्छेद 50 के अंतर्गत संविधान में निहित है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का उद्देश्य जन कल्याण की नीतियां बनाना, लागू करना, उन्हें मुख्यतः या मुहैया कराना, ताकि सभी नागरिक अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। इसलिए शक्तियों के पृथक्करण के साथ साथ उन पर प्रतिबंध भी होने चाहिए, ताकि भविष्य में तानाशाह के रूप में ना हो। देखो, इन्होंने जो बात कहने की, बताने की कोशिश की है, बेसिकली वो बात है तो सही, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बताई। जो इन्हें कहना चाहिए था, बताना चाहिए, तो पूरी तरीके से मिसिंग है। उम्मीद मुझे हमेशा होती है कि देखो, इन्होंने कहा कि कहां पर काल्पनिक है, कहां पर वास्तविक है, लेकिन क्या इन्होंने किसी भी और चीज को बताने की कोशिश की कि यहां पर काल्पनिक दिखती जबकि वास्तविकता ये है, यहां पर वास्तविक तौर पर नजर आती लेकिन दिखाई नहीं देती है? कहीं पर भी क्वेश्चंस में इन्होंने डिटेल तो मेंशन की, लेकिन उसका जो एक प्रॉपर सिनेरियो होता है वो मिसिंग है। तो नॉट एक्सेप्टेड, इस प्रकार की चीजों से क्वेश्चंस लिखा जरूर है, मतलब ये दिशाहीन क्वेश्चन है, दिशाहीन। डेटा हो सकता है कि इसी डेटा को आप यूटिलाइज कर सकते थे, इसी डेटा को आप बेहतर तरीके से यूज कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चंस में दिशाहीन होना मतलब आप लोग अपने पैरों पर तरीके से कुल्हाड़ी मारेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को नॉट एक्सेप्टेड की कैटेगरी में रखा जाएगा, नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, नहीं भाई, समझने की कोशिश करो। जब तक नहीं समझोगे क्या कहना चाहते हैं, केवल इंट्रो और कंक्लूजन के आधार पर 1 नंबर देना बेईमानी होगा, आप भी जानते हैं। काजल, यू हैव टू बी वर्क ऑन इट। इस पे और बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करो, और तरीके से इस पर काम करोगे तो चीजें और बेहतर होती जाएंगी। बात समझ में आई? क्लियर एकदम? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मुद्रास्फीति की आपूर्ति श्रृंखलाओं में, ठीक है, यह पुराना क्वेश्चन इनका पेंडिंग चल रहा था, ठीक है, देख लेते हैं। खाद्य मुद्रास्फीति आपूर्ति श्रृंखला से तात्पर्य समय के साथ वस्तु और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि से, विशेष रूप से खाद्य मुद्रास्फीति में खाद्य पदार्थों की कीमत की वृद्धि, जैसे फल, सब्जियां, जीवन यापन। खाद्य मुद्रास्फीति के कारण, ठीक है, आपूर्ति और मांग की डिमांड और कीमतें मुख्य रूप से आपूर्ति मांग की जाती है जब मांग अधिक कीमत हो जाती है। 1960 से लेकर 2023 तक के डायग्राम को बताया, ठीक है। तो एक थोड़ा सा यहाँ पर भी लिखा करते कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ बढ़िया। ये भाई ये डायग्राम जो है ना, देखो इसी ने इनके क्वेश्चंस को एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करा है। गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, एकदम सिस्टमेटिक वे या सिस्टमेटिक तरीके से आपने अपनी बात को यहां पर बताने की कोशिश की। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से आपकी चीजें बेहतर होंगी, बेहतर तरीके से आप इनको लिखा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सरकार की नीतियों की बात कर लेते हैं। नीतिगत निर्णय, ठीक है, कहां गया भाई, यहां पर है, ठीक है। हाँ, आपूर्ति और खाद्य, ठीक है, नीतिगत निर्णयों के माध्यम से भी खाद्य मुद्रास्फीति की भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए सब्सिडी और सीमा शुल्क खाद्य की कीमत को प्रभावित करते हैं। मौसम खराब फसल के कारण कुछ खाद्य पदार्थों की कीमत वृद्धि हो सकती है। विनिमय दरें, मुद्रा की कमजोर होने पर आयातित खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि होती है। ठीक है, ठीक है, वन संख्या वृद्धि, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ती है, इसी कारण खाद्य की कीमतों में वृद्धि होती है। उत्पादन को मुद्रास्फीति के निपटने के उपाय, उच्चतर मूल्य, अनाज भंडार सुधार करके, घरेलू उत्पादन में वृद्धि करके, श्रमिकों को कृषि कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देना, जलवायु, बहुत बढ़िया। सरकार द्वारा प्रयास, पेट्रोल डीजल के उत्पाद शुल्क में चरणबद्ध कटौती, गेहूं में निर्यात पर रोक, कपास पर सीमा शुल्क माफ किया गया, ठीक है, किया जा सकता है। प्रमुख कच्चे माल फेरोनिल, कोकिंग कोल, पीसीआई कोल केट पर आयातित समाप्त करना, खास सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खाद्य मुद्रास्फीति को स्थिर करने के लिए अत्यधिक मात्रा में किसानों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना होगा, वाणिज्यिक फसलों को बड़ी मात्रा में बढ़ावा देना और सरकार को आरबीआई द्वारा कठोर नीतियों को लाभ करना, ताकि भविष्य में दोबारा से खाद्य मुद्रास्फीति देखने को ना मिले। बहुत बढ़िया काजल, यहां पर कुछ चीजें अच्छी लिखी, लेकिन इसे थोड़ा सा आप कंसेप्ट वाइज हेडलाइन इन्फ्लेशन के भी कंटेक्स्ट में एक दो पॉइंट लिख देते तो मजा आ जाता है ना। तो वो पहलू थोड़ा सा मिसिंग है। डायग्राम बड़ा अच्छा बनाया तो अच्छे खासे तुम्हें मार्क्स भी मिलेंगे, लेकिन और बेहतर इस डायग्राम को किया जा सकता था, और डायग्राम इसको बेहतर किया जा सकता था। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बात समझ में आई एकदम, ठीक है। होप आप लोगों को भी ये अंदाजा लगा होगा कि कहां पर इन्होंने लेख, बस एक केवल और केवल हेडलाइन इन्फ्लेशन, सरकार की भूमिकाएं इन्होंने बताने की कोशिश की, डायग्राम, ग्राफ, इन सब से आपके क्वेश्चंस में बहुत बेहतर सुधार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति क्या है? मैंने एग्जाम्पल में दिया था इसको, ठीक है, और इस क्वेश्चन को 250 वर्ड्स में नहीं लिखना था, तो मैं चेक कर देता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी बातों को बताने की कोशिश की है। अच्छा, इस क्वेश्चन को लास्ट में देखेंगे, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी देख लो कि बीच में बाकी बच्चों ने क्या लिखा है, किस तरीके से चीजों को करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा प्रणीत के कंटेक्स्ट में नजर आता है। क्या लिखा है? फंडामेंटल राइट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द फंक्शनिंग द इंडियन डेमोक्रेसी बट दे एग्जिस्ट मर्ली अ नेम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रमोटिंग द आइडियल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, द फंडामेंटल राइट इन रिच दी इन द पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 12 से 35। ठीक है, फंडामेंटल राइट, बहुत बढ़िया। यहां तक तो इंट्रो मुझे हमेशा से एक एक्सेप्टेबल इंट्रो के तौर पर नजर आता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ड्यू टू सम रीजन द फंडामेंटल राइट प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, रीजन दूसरा पहलू यही है ना। ठीक है, ठीक है। नेगेटिव इन नेचर, जस्टिफाइबल इन नेचर, प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एंड डायरेक्ट इन्फोर्सेबल, बहुत बढ़िया। नेगेटिव इन नेचर, प्लेस लिमिटेशन, बहुत बढ़िया। जस्टिफाइबल, ठीक है। प्रोटेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन ओनली बी अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल liberty and social control, some judgment of upper court that made the concept of fundamental right of, ठीक है, कोहिलो केस, मेनका गांधी, गोलकनाथ केस एंड केशवानंद भारती। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, अपनी बात बताने की कोशिश की है। क्रिटिसिज्म,
नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, नो परमानेंसी, मिसयूज ऑफ सेडिटेशन लॉ, बहुत बढ़िया, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है भाई, क्योंकि सेडिटेशन लॉ यानी कि बहुत बार ऐसा किया जाता है कि जिससे आपके फंडामेंटल राइट को डायरेक्टली वायलेट होता है। डिले इन हियरिंग, सुप्रीम कोर्ट, बहुत बढ़िया। मार्शल लॉ का लगना आर्टिकल 34, सस्पेंशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी 352 356 और 360 इनके लिए, यानी कि 360 और 356 में तो फर्क नहीं पड़ता, निकाल दो उसको, तो 352 में सस्पेंड हो जाते हैं, किसके आधार पे, 358 यानी कि 350 एंड 359। आर्टिकल 19 को छोड़कर, सॉरी आर्टिकल 19 सबसे पहले और फिर 20 और 21, 20 एंड 21 को छोड़ के एवरी फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड, बहुत बढ़िया बताने की कोशिश की है। टू द अमेंडमेंट राइट हैव सेवरल शॉर्ट कमिंग and criticism, but in order to promote welfare of the individual and establish the political democracy, the fundamental right are guaranteed and defended by the constitution and judiciary under article 32। तो थोड़ा सा 32 वाला पॉइंट भाला मिसिंग है भाई प्रणीत, 32 वाला पॉइंट जो मिसिंग है ये बड़ा मायने रखता है कि आप इस चीज को भी कवर करते। वैसे अच्छा लिखा है, बढ़िया लिखा है, काबिले तारीफ है, कोई आपत्ति मुझे इस क्वेश्चन में नजर नहीं आई। परफॉर्मेंस बेहतर मुझे यहां पर दिखाई दी है, डोंट वरी, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमारा कौन आता है भाई, बबली। क्या आप लगता है सरकार मीडिया लोकतंत्र को नियंत्रित कर रही है? ठीक है, मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो सरकार की बात जनता और जनता की बात सरकार के सामने रखती है। भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, या किसी भी लोकतंत्र का। भारतीय संविधान में मीडिया कई जगह नहीं थी, इसे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 क्लोज 1(9)(a), ठीक है, जोड़ा गया। लोकतंत्र की नियंत्रित करना, लोकतंत्र में समान अधिकार की बात करता है जब नागरिकों के मौलिक अधिकारों को, तो मीडिया उसकी आवाज बनती है। मीडिया देश भर के कानूनों को पक्षों को खोलता है और उन्हें उजागर करता है, ठीक है। उसके बाद मीडिया देश के नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठीक है अवगत कराता है, नागरिकों की ताकत को बनकर खड़ी रहती है, ठीक है। मीडिया के भाग, सरकार, स्वतंत्र मीडिया, जनता की आवाज, बहुत बढ़िया, बहुत मतलब आई डिडंट एक्सपेक्ट कि एक कोई भी बच्चा इस तरीके के पॉइंटों को एक्सप्लेन करेगा। बबली, काबिले तारीफ है। सरकार के नियंत्रण, सरकार का इशारे पर काम करती है, सरकार की गलतियों को छुपाती है, उसकी अच्छाइयों को गुणगान करती है, बिना किसी अंकुश के काम करती है, जनता की सामने सही और गलत रखती है, ठीक है। नोट, ठीक है, मीडिया एक स्वतंत्र माध्यम है। आज भारत लोकतांत्रिक देश में, ठीक है, एक सेकंड भाई, ओके, हाँ, भारत आज एक लोकतांत्रिक देश में मीडिया मीडियम सरकार का माध्यम बनती जा रही। सरकार के गलतियों को छुपाकर सामने रखती है और उसे उसके साथ रखती है। उदाहरण, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश में भारतीय लोकतंत्र में मीडिया के द्वारा कानून के नियमों का उजागर किया जाता है और जनता की आवाज बनकर सरकार के सामने एक मजबूत पिलर की जाती है, ठीक है भाई। ये जो बच्चा है बबली, देखो कम शब्द लिखे हैं, 250 शब्द पूरे नहीं है, लेकिन अपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बैलेंस्ड, मीडिया का सपोर्ट सरकार के लिए और मीडिया स्वतंत्र या अपोजिशन, सरकार के खिलाफ रिप्रेजेंट करती है, तो बड़े अच्छे से इस बात को जो दिखाने की कोशिश की, ये एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो मार्क्स की अगर मैं बात करूं आप लोगों को, इसमें 15 नंबर में से बस मुझे थोड़ी सी जो कमी लगी है वो शब्दों के कम, और थोड़ा सा पेज स्कैन करके भेजा करो, और अच्छा आप इसे ध्यान दो, है ना, बढ़िया। वैसे कांग्रेचुलेशंस बबली, आज बहुत अच्छा तुमने परफॉर्म किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, ये कौन है भाई, ग्रीन रिवॉल्यूशन, भाई नाम लिख दिया करो भाई, बच्चा लोग नाम नहीं लिखोगे तो कैसे मैं आपकी बातों को समझूंगा, है। हैंड राइटिंग तो जबरदस्त है, ऐसा लग रहा है कि बिना पढ़े ही नंबर दे दो, है। ग्रीन रिवॉल्यूशन refer to the agriculture revolution began in 1960 in India, specifically in the production of the wheat and rice to increase production of use of high yielding crop, advancement of machinery, fertilizer of pesticides, irrigation facility and irrigation facility. Reason for the implementation, Bihar and Bengal were famine prone area in India. Example, famine in Bengal 1943 killed 30 lakh of people. ओके, थोड़ा सा इंग्लिश पर है ना, थोड़ा सा शब्दों की बनावट पर भी काम करना है।
ड्यू टू 1962, 1965 and 1970 was with the China and Pakistan, India face severe food insecurity. The wheat imported from America was in its worst condition. To ensure food security, Green Revolution was punched with the help of geneticist MS Swaminathan, known as the father of Green Revolution. Impact क्या पड़ा? Increase production drastically, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्शन और मिनिमम लैंड, ठीक है, कौन लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड इज डिक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सोइल, सक्सेस ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द, ठीक है, सक्सेस यूपी एंड मध्य प्रदेश वीट, ठीक है, वेस्ट बंगाल इन राइस, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान, इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ, ठीक है, बढ़िया। और बस थोड़ा सा बच्चे कंक्लूजन पर काम करना है, बट आप एनसीईआरटी के बच्चे हैं और एनसीईआरटी के कंटेक्स्ट में इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपने दिखाने की कोशिश की है, बढ़िया क्वेश्चन थे और मैंने मार्क्स भी आपको भर के दिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम का यूज़ करो, है ना, एक डायग्राम ग्रामेटिकली थोड़ा सा पिक्टोरियल वे में चीज़ों को दिखाने की कोशिश करोगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी और ज़्यादा आप चीज़ों को लिख पाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत काबिले तारीफ है। जो भी बच्चा नाम लिख दिया करो भाई, ठीक है। पेज पर अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म, बहुत बढ़िया, इसे भी देख लेते हैं। ध्यान देखो, इस तरीके से ये बच्चा पहली बार मेरे पास आंसर लिखकर लाया है, पहली बार, और आपको लगता है, मतलब आपको ये लगना चाहिए कि पलक, हाँ ये पलक है भाई हमारी पलक, गजब आपने पलक झपकाई है अपनी, और पलक झपकते ही आपने बेहतर आंसर लिखा है, बहुत बढ़िया, है ना। Agriculture refer to the primary activity related to the cultivation of the land and production of the crop and rearing of the animal, ठीक है। Around 60 to 70% village population engage in the agriculture. Need of framed reform to increase contribution to GDP, to support marginalized and small farmer as they comprise around 85% of total farmer, small and settlement. Types of land reform, abolition of intermediates, बहुत बढ़िया, ठीक है। टेनेंसी रेगुलेशन पर की बात की गई, ठीक है, ऑफ लैंड होल्डिंग, ठीक है, एंड कंसोलिडेट, ठीक है, एंड कोऑपरेशन फार्मिंग, ठीक है, कोऑपरेशन फार्मिंग विद अदर फार्मर फॉर म्यूटेड एक्सचेंज द वांट लाइक मशीनरी केमिकल एंड अटेन मैक्सिमम प्रॉफिट। हाँ, बस थोड़ा सा कंक्लूजन पर काम करते तो और अच्छा हो जाता, ठीक है। कंक्लूजन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को लगा होगा सर जी इन्होंने कंक्लूजन नहीं लिखा फिर भी आपने ना 5 नंबर दिए। बच्चे पहली बार में अगर किसी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी जाती है तो वह बहुत बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब ये आप लोगों के लिए ऐसा है जैसे आप लोगों ने पहली बार में ही अपने आप को बेहतर और अच्छे से चीज़ों को दिखाने की कोशिश की हो, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपने लिखा है, ठीक है। मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा इसमें आपको और चीज़ों पर ध्यान देना था। सरकार के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव पर थोड़ी सी बातचीत करनी थी। सरकार ने इस प्रकार से कुछ लैंड रिफॉर्म, कुछ कानून, कुछ चीज़ों को मेंशन किया है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को और बेहतर किया जा सकता था, और बेहतर आप इस क्वेश्चंस को कर सकते थे। ये बड़ा अच्छी बात है कि आप इस तरीके से चीज़ों को लिख रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, ठीक है, ओके। हाँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हाँ ये कौन है भाई? ये हमारे आदित्य महोदय हैं। आदित्य सबसे पहले प्लेन पेपर पे लिखना है। आज रिव्यू कर रहा हूं क्योंकि पहला आंसर है आपका, कोशिश करना है कि करें। भूमि सुधार, जैसा कि हमें पता है कि भारत देश में बड़ी संख्या में जमींदार, महलवाड़ और रैयत आदि जो वास्तविक किसान से किराया वसूल करते थे तथा उसका एक हिस्सा भूभार राजस्व के रूप में सरकार के पास जमा करते थे, वे किसानों के साथ दासों जैसा व्यवहार करते थे। आवश्यकता किसानों को उनके शोषण से बचाने के लिए, देखो इंट्रो तो ठीक लिखा है, लेकिन लैंड रिफॉर्म में देखो एक बार पलक ने क्या लिखा है। पलक ने बताया कि हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जो 85% पॉपुलेशन जो है हमारी ग्रामीण क्षेत्रों की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में है। ऐसे में सुधारों की जरूरत है। लेकिन इन्होंने अपनी कहानी को कहां से शुरू करा? जमींदार, महलवाड़, इसका मतलब ये ले गए एंशिएंट इंडिया में, जबकि पलक का क्वेश्चन रहा प्रेजेंट में, और दोनों में इसी बात का अंतर हमें देखने को मिलता है। किसानों को उनके शोषण से बचाने के लिए, किसानों का सरकार के साथ सीधा संबंध स्थापित करने के लिए, किसानों को उनके उगाए फसलों तथा उनकी भूमि पर उनका पूरा हक प्रदान करने के लिए प्रकार जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, ठीक है।
लगान को विनियमित किया गया, भूमि सीमा इसके अंतर्गत कानून, हरित क्रांति। अच्छा ठीक है, देखो इन्होंने कंक्लूजन नहीं लिखा, लेकिन पहली बार इन्होंने आंसर लिखने की कोशिश की, बट जो तरीका या जो क्वेश्चंस की डायरेक्शन थी वो मिसिंग रही। ठीक है, तो आदित्य केवल और केवल इसलिए मैं आपको इसमें से 10 में से 2 नंबर 3 नंबर अलॉट कर दूं क्योंकि आपने पहली बार लिखा और कोशिश की, लेकिन इस क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, कोशिश करो कि इंट्रो के साथ साथ प्रेजेंटली क्वेश्चंस को कनेक्ट कर सको। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर काम करना जरूरी है, नहीं काम करोगे तो चीजें खराब होंगी। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चंस को बेहतर करेंगे। एक पेज पर एक ही क्वेश्चंस लिखा करो, अगला पेज पे अगला क्वेश्चन शुरू करा करो, याद रखना। हरित क्रांति की अगर मैं बात करूं, हरित क्रांति में अभिप्राय कृषि उत्पादों में होने वाले भारी वृद्धि से है, जो कृषि की नई नीति अपनाने के कारण हुई। स्वतंत्रता के समय देश की 25% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। डाटा गलत है भाई, डाटा गलत है। अभी भी 52% है, 25% कृषि पर आधारित थी। उसके बावजूद भी कृषि में उत्पादकता कम थी और पुराने प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद हम विदेशों में आधारित थे। मुख्य तौर पर हरित क्रांति देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू किया गया था। ये एक नई नीति थी जिसके अंतर्गत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों का स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। पारंपरिक बीजों के स्थान पर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का प्रयोग, सिंचाई के लिए अधिक पानी, उर्वरक, कीटनाशक की आवश्यकता होती थी। हरित क्रांति की प्रौद्योगिकी में प्रसार से खाद्यान्न उत्पादन में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई, विशेषकर गेहूं और चावल में। किसानों का बाजार में बेचने के लिए अधिशेष उपज मिलने लगी, जिसके कारण किसानों की आय में वृद्धि हुई। केवल क्वेश्चंस में एफर्ट नजर आया, लेकिन बेसलेस एफर्ट है, मतलब इस क्वेश्चंस को और बेहतर तरीके से किया जा सकता है और बेहतर तरीके से इस क्वेश्चंस को करना होगा। थोड़ा सा ध्यान देकर करेंगे तो इस पर और बेहतर आपको करना ही है। अभी इस क्वेश्चंस में बहुत सारी कमियां हैं, जो कमियां आपको पहली बार में ठीक करनी होंगी। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ोगे, कवर करोगे तो आपकी सारी की सारी चीजें कवर होती जाएंगी। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चंस को बेहतर किया जाए। ठीक है, समझ में आई बात? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है, तो थोड़ा सा काम करो आदित्य, इस पर है ना, काम करना है होगा। आकांक्षा, ध्यान देते हैं। क्या आपको लगता है सरकार मीडिया को, लोकतंत्र को नियंत्रित कर रही? क्या मीडिया के 2 भाग में बटा हुआ है? कोविड-19 के दौरान हमने देखा कि कैसे सोशल मीडिया के जरिए आम नागरिक एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, किए थे, एवं संकट से निपटने का आधुनिक सरकार के प्रयासों के पूरक हो सकते हैं, होते हैं या हैं। लोकतंत्र पर सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव, डिजिटल लोकतंत्र, जवाबदेही का करना, नागरिकों का एक दूसरे से जुड़ाव। लोकतांत्रिक मूल्य तभी विकसित हो सकते हैं जब लोगों के प्रति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस तरीके से सोशल मीडिया की स्वतंत्रता इन मंचों के माध्यम से डिजिटल लोकतंत्र अवधारणा को मजबूत करता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों, एक सेकंड, हाँ ठीक है, नागरिक जुड़ाव के लिए सोशल मीडिया के नियत बहुत गहरे। भारत में लोकतंत्र इन प्लेटफॉर्म में समाचारों पर चर्चा, समकालीन मुद्दों पर बहस, जवाबदेही तय करना सोशल मीडिया। ठीक है। नकारात्मक प्रभाव, राजनीतिक ध्रुवीकरण, सोशल मीडिया की सबसे आम आलोचना में से ये कि ये इंका चेंबर बनता जा रहा है, इंका। ठीक है, इसके उपयोग से अप्रत्याशित तरीकों से ऐसे सामाजिक परिणाम सामने आ रहे हैं। विदेशी हस्तक्षेप, 2016 में अमेरिकी चुनाव के दौरान रूसी संस्थाओं ने सोशल मीडिया को सूचना के हथियार के रूप में रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, ओके, यहीं पर एंड हो गया क्या भाई? थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा है। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। ठीक है, थोड़ा सा लिखा है आपने, अच्छी बात है, लेकिन नोट ऑन ट्रैक, क्वेश्चंस जो है वो ट्रैक से गायब है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चंस कह रहा है कि सरकार मीडिया को कंट्रोल कर रही है, कहीं पर भी इस बात को मेंशन नहीं किया गया। लगता है कि मीडिया 2 पार्ट में डिवाइडेड है, नहीं मेंशन किया गया। तो थोड़ा सा इस बात को करने की कोशिश करें, थोड़ा सा इस बात को देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चंस आपसे क्या चाहता है, क्वेश्चंस आपसे किस तरीके की चीज़ों को डिजर्व करता है। याद रखिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है,
और जब तक नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो नहीं, दोबारा लिखना इस क्वेश्चन को, है ना। नोट एक्सेप्टेड, इस क्वेश्चन में नोट एक्सेप्टेड वाला पॉइंट है, मतलब नहीं। कानून सबके लिए बराबर है, अगर आप कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपका क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, मौलिक अधिकार, क्षेत्राधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या कहता है देख लेते हैं। एक सेकेंड भाई क्वेश्चंस जो है अपीलिएट, क्षेत्राधिकार, मौलिक अधिकार, आरंभिक, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, इसका इंट्रो पार्ट कहाँ पर है? संशोधन। आपका क्वेश्चंस मुझे अधूरा क्यों दिख रहा है आकांक्षा? नहीं, क्वेश्चंस दोबारा भेजना भाई, कल की क्लास में वापस रिव्यू करूंगा, ठीक है। मुझे आपका क्वेश्चंस नहीं मिला है पूरा, ठीक है। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग मुझे अपने क्वेश्चंस जो है पूरे तरीके से, सही तरीके से भेजें, और एटलीस्ट उनके नाम भी लिख दिया करें। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कितने हैं मतलब पहले पेज पर डाल दो। सपोज करो ये पेज है, देखो, ठीक है, ये पेज है रागनी, ठीक है। अब आपको इसमें लिखना है तो आप इसी पे लिख दो कि लाइक 4 पेजेस है, ठीक है, 4 पेजेस, और पहला पेज ये है, या 3 पेजेस हैं तो पहला पेज ये, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग कौन पेज में क्वेश्चंस लिखे हैं और क्या करना है मुझे, ठीक है। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, के आयरी संविधान से लिया गया है। इसके पीछे अवधारणा कल्याणकारी राज्य बनाना है। बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार यह सिद्धांत संविधान की नई विशेषता डीपीएसपी राज्य के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। भाग 4 के आर्टिकल 36 राज्य शब्द में परिभाषित करता है, जिसे देश के लिए कोई नीति या कानून बनाने से पहले सभी डीपीएसपी को ध्यान में रखना होता है। निर्देशित सिद्धांत प्रकृति में गैर न्यायिक हैं, यानी उनका उल्लंघन अदालतों के लिए कानूनी रूप से लागू होता है, ठीक है। आलोचना क्या है? गैर न्यायोचित है, ना तो ठीक से योजना और ना ही श्रमिक के रूप में गारंटी, प्रकृति में रूढ़िवादी है, ठीक है। उपयोगिता की बात करते हैं, अदालतों की मदद से प्रशासनिक समीक्षा अपनी शक्ति पर प्रयोग, सत्ता की पार्टियों में बदलते बावजूद राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में घरेलू, विदेशी। शायद हमने इस क्वेश्चन को रिव्यू किया था। रागिनी, जाति, भूमि सुधार, श्रम सुधार, ठीक है, हाँ ये रिव्यू कर चुके थे तो इसके बारे में हमने बात कर ली थी। मीडिया वाला इनका नया पॉइंट है, ठीक है। मीडिया लोकतंत्र का एक सिद्धांत और सामाजिक आंदोलन दोनों। ये मीडिया के स्वामित्व, एकाग्रता के खिलाफ, और ये समाचार प्रणाली में समाचार दृष्टिकोणों की विविधता को समर्थन करता है, ठीक है। लोकतंत्र पर सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव। डिजिटल लोकतंत्र, लोकतांत्रिक मूल्य तभी विकसित हो सकते हैं जब लोगों के प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। इस तरह सोशल मीडिया स्वतंत्रता इन मंचों के माध्यम से डिजिटल लोकतंत्र की अवधारणा को मजबूत करता है, ठीक है। जवाबदेही तय करना, लोगों की आवाज मजबूत करना। ट्यूनीशिया जैसे देश में सोशल मीडिया ने अरब स्प्रिंग में एक विशेष भूमिका निभाई। इस मुक्ति पाने के लिए एक तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया गया। दूसरा एग्जांपल, भारत के कंटेक्स्ट में कुछ नहीं लिखा। नागरिक जुड़ाव के लिए सोशल मीडिया के संबंध में बहुत गहरे हैं, क्योंकि भारत बहुत से लोग इन प्लेटफॉर्म पर समाचारों पर चर्चा एवं बड़े मुद्दों पर बहस करते हैं और उनमें से एक समुदाय की भावना मजबूत होती है। लोकतंत्र पर सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव। राजनीतिक ध्रुवीकरण, प्रोपेगेंडा फैलाना, फेक न्यूज, असमान भागीदारी। अंतिम 2 लेखकों से ने पहले से ही लोकतंत्र की मीडिया की भूमिका पर ध्यान आकर्षित किया है। कौन 2 लेखक भाई? कौन 2 लेखक है? आपकी राय में मीडिया को आदर्श रूप से भूमिका निभानी चाहिए। इसके विपरीत मीडिया में अब कौन सी भूमिका निभा रहा है? अगर लोकतंत्र पर सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में कोई सच्चाई है तो वह यह है कि मानवीय गुणों, सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों के गुणों को बढ़ावा देता है। सबसे अच्छी बात यह कि हमें खुद बेहतर बनाने का मौका देता है, और सबसे बुरी बात यह कि ये गलत सूचना फैलाने में लोकतंत्र के मूल्यों को नष्ट करने का रास्ता खोलता है। रागिनी, बहुत बढ़िया लिखा आपने, लेकिन सवाल कुछ और था, आपने ट्रीट कुछ और किया। सवाल कुछ और था, आपने लिख कुछ और दिया। ये बड़ा टफ और खतरनाक पहलू है कि हमें इस क्वेश्चन को किसी और डायरेक्शन में लेके जाना था। नोट एक्सेप्टेड है। मार्क्स अगर मैं कह दूं कि भाई 10 में से मैंने आपको 1.5 नंबर दे दिया तो वो एक समझदारी या एक अच्छा पहलू नहीं होगा। क्वेश्चन था कि क्या आपको लगता है कि मीडिया सरकार के द्वारा कंट्रोल्ड है? क्या आपको मीडिया के 2 पहलू लोकतंत्र के प्रभावित करते हुए दिखाई देते हैं? तो यह पहलू था, उस पर काम करना था, उस पर आपको चीजें लिखनी थी, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, थोड़ा सा इस पर काम करने की कोशिश करें, ठीक है। ओके, हो गया। हाँ, ये है लड़की। हाँ ठीक है, इसे देख लेते हैं।
मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। मीडिया प्रयोग विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियों के बारे में जागरूक करने के लिए जाता है। मीडिया मुख्य तौर से लोगों के सामने सभी प्रकार के विचारों को सटीक समाचार के रूप में प्रकट करते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मीडिया धीरे धीरे अपना प्रभुत्व खो रहा है। राजनीतिक मुद्दों पर उकसाने की प्रवृत्ति नजर आई। इन सब कारणों से विश्व में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2023 में भारत 161 स्थान पर पहुंच गया। बेहतरीन, बट बहुत लंबा है भाई। मीनाक्षी बेटू थोड़ा सा छोटा करा करो इंट्रो को। अगर छोटा इंट्रो नहीं करोगे तो कैसे अपनी बात कह पाओगे? कहानी तो किताब में भी लिखी है, कहानी तो न्यूज़पेपर में भी लिखी हुई आती है, लेकिन उसे अपने हिसाब से शॉर्ट करके लिखना होगा। दैट इज द मेन और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर आप लोगों को काम करना जरूरी है। ठीक है, लिखा बढ़िया है लेकिन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो तरफा मीडिया, पहली जवाबदेह सरकार की विरोधी मीडिया मजबूत समर्थन तथ्यों के साथ राष्ट्र तक पहुंचा देता है ऊंचाइयों। ठीक है, लोकतांत्रिक मीडिया विचार करना। सरकार हितैषी या गैर जवाबदेही मीडिया, लोकतांत्रिक हीन मीडिया राष्ट्र के पतन का कारण बन सकती है। बढ़िया, मतलब ये समझ लो कि इस क्वेश्चंस का जो मेन ताकत है वो इन्होंने इसी डायग्राम, थोड़ा सा कटिंग को अवॉइड करें भाई। ये जो कटिंग है ना, ये कटिंग है, ये थोड़ी सी आपकी नेगेटिव इमेज को रिप्रेजेंट करती है, तो कटिंग को थोड़ा सा अवॉइड करो। ठीक है, मैं मानता हूं कि शब्दों की बनावट की वजह से कई बार जो हम लिखना चाहते हैं वो नहीं लिख पाते पहली बार में, तो हमें काट देना, तो थोड़ा सा इस पर काम करो। लेकिन जो मेरा जो व्यूज था, इसके दो तरफा मीडिया बटा हुआ है। हाँ, तो एक तरफ सरकार की विरोधी वाली है जो सरकार को हर तरीके से क्रिटिसाइज करती है, और दूसरा सरकार की हितैषी वाली जो हर तरीके से सरकार का गुणगान करती है। और इन्होंने बाकायदा इस बात को बताने की कोशिश की, और पहली बच्ची ऐसी जिसने इस बात को बाकायदा लिखा है। सेंसरशिप के द्वारा सरकार कई बार मीडिया हाउस को स्वतंत्रता का काम करने रोक लगाती है, तथ्यों को जनता के समक्ष लाने पर रोक लगाती है। कई बार मीडिया किसी दल के दबाव में अदालत के फैसले से पहले ही किसी विपक्ष के दल को दोषी साबित कर देती है। कई बार मीडिया हाउस विपक्ष दल के नेता के खिलाफ कुछ ऐसे तथ्य पेश करते हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। उनका मुख्य उद्देश्य बस ये होता है कि वे नेता के विपक्ष छोड़ सत्ता में शामिल हो जाएं। जैसे महाराष्ट्र में एमएससी बैंक घोटाला, ईडी चार्जशीट में महाराष्ट्र के पूर्व वित्त मंत्री अजीत पवार का उदाहरण लिया जा सकता है। बहुत बढ़िया, नाम नहीं खोलना है भाई। अगर आप महाराष्ट्र में अजीत सरकार की बात उन्होंने पढ़ ली तो उनकी कॉपी को सील करवा दिया जाएगा, तो थोड़ा सा नाम नहीं खोलना है। स्पेसिफिकली सरकार के मंत्री या सरकार का, है ना। आप महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री का नाम सामने आया, ये बेहतर है ना। कई बार कुछ मामले ऐसे उभरकर सामने आए हैं जिससे लगता है कि वर्तमान सरकार देश के जातीय सांप्रदायिक विभाजन करने के लिए मीडिया को हथियार बना रही है। वर्ष 2015 में बीफ विवाद सांप्रदायिक मुद्दा बनकर उभरा था। पेड न्यूज के द्वारा कोई राजनीतिक दल मीडिया की स्वतंत्रता छीन लेता है तथा मीडिया सत्ता के हाथ की कठपुतली बना हुआ है। मीडिया की जवाबदेही बनाए, मीडिया को दलीय राजनीति से ऊपर, बहुत बढ़िया। फेक न्यूज को लाभ बजाए, ठीक है, बहुत बढ़िया। जातीय सांप्रदायिकता के विषय में बहस, मीडिया के संसद में सहयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) मीडिया के लिए सबसे बड़ा समर्थन है, जिससे मीडिया को भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। लेकिन राजनीतिक दलीय सरकार इन स्वतंत्रता में खनन डालते तथा मीडिया की पारदर्शिता होने पर रोकते हैं। लेकिन अगर हमें हमारे देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाना है तो लोकतंत्र के छोटे स्तंभ स्वतंत्रता से कार्य करने देना चाहिए। बढ़िया, कंटेंट थोड़ा सा कम करो मीनाक्षी। माइंड ब्लोइंग आंसर है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप बहुत अच्छा, मतलब आप उन बच्चों के लिए बड़ी सीख है ना, उन बच्चों के लिए बड़ी सीख है जो रेगुलर बेसिस पर चीज़ों को कर रहे हैं। तो मैं बड़ा आपसे एक तरीके से इम्प्रेस्ड हूँ, आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ कि आप इस तरीके से चीज़ों को कर रही हो। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोनम सिन्हा का है। सोनम क्या लगता है, देख लेते हैं। कंट्रोलिंग मीडिया, ओके। मीडिया डेमोक्रेसी अराउंड द क्रिएटिंग अ मास मीडिया सिस्टम दैट फेवर द डाइवर्सिटी ऑफ द वॉइसेस ओपिनियन। द मीडिया ऑल्सो अवेयर द सिटीजन अबाउट ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट देयर कंट्री। रोल ऑफ मीडिया प्रमोटिंग डेमोक्रेसी, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन होल्डिंग, ठीक है। प्रेस Council of India Act of 1917 for the purpose of presiding the freedom of the press, of the maintaining the empowering the standard of the newspaper and the news agencies in India. Okay, cannot penalize limitation on the power of ECI, ठीक है। इन्होंने ECI के बारे में बताया। उसके बाद इन्होंने चैलेंजेस विद रोल एंड मीडिया, मीडिया बाइस, फेक न्यूज़, कॉर्पोरेटिव, ठीक है। जर्नलिस्ट एंड द मीडिया आउटलेट आर सब्जेक्ट टू द थ्रेट, अटैक एंड इंटीमीडिएशन from various sources. While the Article 19 of the Indian Constitution guaranteed freedom of the speech and expression, there are no specific provision for the protection of the journalist. Out of track क्वेश्चन है बच्चे। सोनम, मीनाक्षी के सवाल को
हर बच्चा देखेगा, 2 बार देखेगा, 3 बार देखेगा और उस क्वेश्चन के आधार पर अपने व्यूज जनरेट करेंगे और जिस बच्चे का मैंने ये क्वेश्चन नोट एक्सेप्टेड लिखा है वो दोबारा लिखेगा, आप भी दोबारा लिखेंगे। 1 नंबर दे के अगर मैं कहूं कि भैया मैं 1 नंबर का काम कर रहा हूं, आपके इंट्रो को नंबर में मतलब एक आपके इंट्रो पर नंबर दे रहा हूं, तो वो एक समझदारी नहीं होगी। नोट एक्सेप्टेड, दोबारा इस क्वेश्चन पर काम करना है, दोबारा इस क्वेश्चन को लिखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये हमारा है, कौन है भाई, सानिया है। थोड़ा सा साफ खींच लिया करो फोटो भाई, फोटो साफ खींच लिया करो भाई प्लीज। ठीक है, चलिए। मीडिया लोकतंत्र एक सिद्धांत और एक सामाजिक आंदोलन दोनों है। मीडिया के स्वामित्व कामों के खिलाफ है, समाचार प्रणाली के भीतर आवाजों के दृष्टिकोण के भीतर समर्थन। मीडिया लोकतंत्र व्यक्तिगत नागरिकों सशक्तिकरण सूचना प्रसार के माध्यम से लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसका अतिरिक्त दृष्टा का कौन बच्चे सबसे पहले इस तरीके के पैराग्राफ बहुत लंबे लिखना समझदारी नहीं है, नॉट अ गुड अप्रोच। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करो, पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करो। मतलब मैं हमेशा सबके क्वेश्चंस पूरे पढ़ता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने का मन कैसे पढ़ूं बताओ मैं तुम्हें, है कैसे पढ़ूं। उदाहरण के लिए कहीं से कम यहीं पर एग्जाम एक थोड़ा सा गैप दे देते, यहां पर गैप दे देते, कौन सी बात कहना चाहते हैं, एस्से, दिस इज नॉट अ एस्से, कम से कम हेडिंग सब हेडिंग उन चीजों को भी मेंशन करने की कोशिश करो। है इस बात का ख्याल रखो कि जो आप कहना चाहते हैं, जो आप बताना चाहते हैं, वो बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर इस तरीके से चीजों को नहीं करोगे तो कैसे आप लोगों का काम चलेगा। मीडिया की भूमिका, ठीक है, प्रहरी सूचक मीडिया लोकतंत्र को मीडिया के भाग के तौर पर दिखाती है कि ये मुख्य धारा की मीडिया के जन लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने का प्रयास करती है, जिनकी रेखा वो करते हैं और जनसंचार के माध्यम से मौजूदा स्वरूपों के लिए आर्थिक लोकतंत्र विकल्प। मीडिया के लोकतंत्र जहां जनता के निर्भीक पूर्वक जागरूक। देखो आपके पास व्यूज हैं, बहुत अच्छे व्यूज हैं, लेकिन बच्चे आपके पास व्यूज का होना, आपके पास व्यूज का होना बहुत बहुत जरूरी है। बट जिस तरीके से आप अपनी बात को कहना चाहते हैं, जिस तरीके से आप अपनी बात को लिखना चाहते हैं, वो अनएक्सेप्टेबल है। पूरी तरीके से आउट ऑफ ट्रैक क्वेश्चंस है। बिल्कुल पता है कि जो पहलू इसमें लिखना था वो पहलू आपने नहीं लिखा, जिस तरीके से इस क्वेश्चंस को होना चाहिए था वो क्वेश्चंस उस तरीके से नहीं लिखा गया, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चंस को और बेहतर किया जा सकता था। बट यू जस्ट फेल्ड टू रिप्रेजेंट योर स्किल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा इस बारे में ध्यान दें, थोड़ा सा इस बारे में काम करने की कोशिश करें। मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 1.5 नंबर 1 नंबर देना समझदारी नहीं होगी। इंट्रो मुझे थोड़ा सा जरूर आपका जानदार लगा था, बाकी कहीं पर भी कुछ भी इसमें काम का नहीं है, तो रीराइट आपको भी करना होगा। ठीक है, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो, फिर उस क्वेश्चंस को डिजाइन करो। एक काम कर लेता हूं, इस क्वेश्चंस को लिखने का तरीका मैं आज आपको लिख के भेज देता हूं कि इस क्वेश्चंस को किस तरीके से लिखा जाए, किस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। और सभी बच्चे मीडिया वाले क्वेश्चंस को रीराइट करेंगे। हर बच्चा जिसका सही गलत कुछ भी हो, मेरे बताने के पैटर्न के आधार पर इस क्वेश्चंस को रीराइट करेंगे। थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कौन है भाई हमारी, अच्छा ये कल आ गया था, उपासना कल हो चुका था आपका। ठीक है, इसका मतलब आज के क्वेश्चंस यहां पर एंड हो जाते हैं। तो अब इस बच्ची का क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ये क्या लिखा है इन्होंने। हाँ हरित क्रांति से उपज दोने वाले बीजों कीटनाशक प्रबंधन तकनीकी का उपयोग फसल उत्पादन करना था। 1968 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति के जनक, मुख्य तौर पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर प्रभाव रहा। पाकिस्तान से, ठीक है, हरित क्रांति लागू क्यों? पाकिस्तान से युद्ध में खाद्यान्न की कमी, भारत को खाद्य क्षेत्र में वृद्धि के, ठीक है, परंपरागत कृषि उत्पादन कम होता और देश की बढ़ती जनसंख्या में एक गंभीर स्थिति का उत्पन्न। हरित क्रांति के लाभ, रोजगार में वृद्धि। हरित क्रांति से जमीन का एक टुकड़े से एक अधिक से फसल पर उपज को बेरोजगार में काफी हद तक कमी देखने को मिली। इससे देश अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। किसानों की जीवन पद्धति और आर्थिक स्तर में बदलाव दिया। परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन आया, बहुत बढ़िया। कृषि बचत में वृद्धि हुई, बहुत बढ़िया। मात्रा में प्रगति हुई। बचत आपातकाल परिस्थिति में उपयोग किया गया। ग्रामीण विकास, सार्वजनिक एवं निजी निर्माण कार्यों में प्रोत्साहन मिला, जिससे ग्रामीण गतिविधियों में मदद मिली। हरित क्रांति की हानि
कृषि विकास में संतुलन कुछ ही राज्यों में सीमित और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में वृद्धि। कुछ ही फसलों तक सीमित रहा, मूल रूप से गेहूं और चावल पर क्रांतित रहा। ठीक है। आय में वितरण में असमानता, धनिक कृषक और अधिक अमीर हो गए, गरीब किसानों में आय के स्तर में विशेष वृद्धि नहीं हो पाई। भूमि एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग का अधिक बढ़ना और भूमि एवं मानव के लिए हानिकारक। बड़े बड़े खेतों में रोजगार अवसर की कमी, नई तकनीक प्रयोग करने के कारण मशीनरी का अधिक प्रयोग हुआ, जिससे कृषि उत्पादकता तो बढ़ी लेकिन खेतों में काम करने वाले श्रमिक बेरोजगार हो गए। एक्सेप्टेबल है, ठीक है। सरकार के उपाय, वर्तमान में सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित क्रांति, वर्ष उन्नति योजना, बफर स्टॉक पर आधारित योजना, कृषि विपणन आधारित योजना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हरित क्रांति पर पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, लेकिन हरित क्रांति ने 1970 में मौसम प्रतिकूल स्थिति में 1 अरब से अधिक लोगों को अकाल से बचाकर उन्हें अधिक खाद्य स्रोत उपलब्ध कराए और वर्तमान में कोविड-19 के कारण 80 करोड़ लोगों को खाद्य वितरण किया गया। मजा आया, मजा आया। अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल, अपनी हर बात को बताने की, समझने की, जिस तरीके से इस क्वेश्चन को लिखा जाना चाहिए था उस तरीके से इस क्वेश्चन को लिखा गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। मार्क्स, अच्छे मार्क्स मिलेंगे इनको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, हर तरीके से। लेकिन इन्होंने लिखना चाहिए था इन्हें 10 नंबर में, बट कोई बात नहीं, अब अगर इन्होंने लिखा है तो मैं इसी के हिसाब से रिव्यू कर देता हूँ। बहुत बढ़िया सवाल, काबिल तारीफ, परफॉर्मेंस बेस्ड ये क्वेश्चंस था। तो ये थे आज के सवाल। समय से क्वेश्चंस भेज दिया करें, जिन लोगों के क्वेश्चंस पेंडिंग है कृपया समय से अपने सवाल भेज दें। बाकी लोगों के सवाल कल, और ये मीडिया वाला सवाल सभी बच्चे लिखेंगे। दोबारा सवाल भेजता हूँ, दोबारा इसके कुछ पॉइंट भेजता हूँ आपको, कहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चंस को लिखना है, कुछ पॉइंट अपने हिसाब से बनाकर भेजता हूँ ताकि आप लोग उसको टारगेट कर सकें। तो इसी के साथ क्लास के समापन की घोषणा करते हैं। डेली बेसिस पर क्लास लें, समझें, काम करें और हर बच्चा क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करे। आज कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के, आज केवल और केवल 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको हिस्ट्री के, और एक जो है आपका क्वेश्चंस आपका ये मीडिया वाला पेंडिंग है। प्लस वाले बच्चे भी आंसर लिखेंगे और सभी बच्चे थोड़े थोड़े कुछ आंसर लिखने की कोशिश करो, तो इट विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।